छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार 4 नवंबर को कोरबा पैसेंजर मीएमयू ट्रेन और एक मालगाड़ी की टक्कर में भीषण रेल हादसा हो गया। यह दुर्घटना लाल खदान स्टेशन के पास हुई, जहां पैसेंजर ट्रेन एक खड़ी धीमी चल रही मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। कलेक्टर ने हादसे में 5 यात्रियों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 12 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैसेंजर ट्रेन के कुछ डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। रेलवे प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। हादसे के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने का वादा किया, जिससे राज्य में रोजगार बढ़ेगा और देश की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने 4,500 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने की घोषणा की, जिस पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। सांस्कृतिक विकास के लिए पुनौरा धाम में मां सीता के भव्य मंदिर को रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा। उन्होंने 10 नए औद्योगिक पार्क और बाढ़ नियंत्रण आयोग बनाने का भी वादा किया। ये वादे बिहार के औद्योगिक, धार्मिक और ढांचागत विकास पर केंद्रित हैं। ठंड के बावजूद वैष्णो देवी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में मौसम की मार और ठंडी हवाओं के बावजूद भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 14,000 भक्तों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। कटरा और वैष्णो देवी भवन के आसपास के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाएं चलने के बावजूद श्रद्धालु लंबी कतारों में माता के दर्शन के लिए खड़े रहे। ये सैलाब भक्तों की अटूट आस्था को दर्शाता है, जो मौसम की चुनौतियों के सामने भी नहीं डगमगाती है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्थाएं की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभाओं में जनता को संबोधित करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके काम को देखकर लोगों को जानकर आश्चर्य होगा। उन्होंने विश्व बैंक से कर्ज लेकर शुरू किए गए स्वयं सहायता समूहों एसएचजी का जिक्र किया, जिन्हें अब जीविका दीदी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि उनकी पहल से अब 1,40,00,000 महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं और आत्मनिर्भर बन गई हैं। सीएम ने 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने झगड़े नहीं, रिश्ते जोड़े हैं और अब बिहार में नफरत नहीं, भाईचारा है। यह आंकड़ा 1.40 करोड़ महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को दर्शाता है, जिसे सीएम अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि मानते हैं। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया से फिलहाल दूर रहकर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, वे सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे और इस मांग को प्रमुखता से उठा रहे हैं। पार्टी हमारा राज्य हमारा अधिकार जैसे अभियान चला रही है और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। कांग्रेस केंद्र सरकार पर राज्य का दर्जा बहाल करने में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगा रही है। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार उचित समय का बहाना बनाकर इस लोकतांत्रिक अधिकार को टाल रही है। यह आंदोलन जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति और लोकतांत्रिक गरिमा को पुनः स्थापित करने पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दहेज के लोभी ससुराल वालों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे ने सख्त सजा सुनाई है। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने एक गर्भवती महिला की पीटकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने मृतका के पति, सास, देवर और जेठ को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास, उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ये फैसला दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराधों पर कड़ा संदेश देता है। न्यायालय का यह निर्णय समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में सहायक होगा। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में उपजिलाधिकारी एसडीएम अबिचल प्रताप सिंह ने सोमवार रात अवैध रूप से संचालित मोरंग धुलाई केंद्रों पर छापा मारा। ये छापा आनूपुर में हाईवे किनारे चल रहे अवैध केंद्र की सूचना पर मारा गया। छापे के दौरान एसडीएम ने 2 सहमालिकों को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि अन्य लोग भागने में सफल रहे। पकड़े गए लोगों को पुलिस को सौंप दिया गया। एसडीएम ने पुलिस, विद्युत, भूगर्भ जल और खनिज विभाग को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई अवैध खनन और उसके प्रसंस्करण पर रोक लगाने के लिए की गई है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में पढ़ाई के लिए डांटने से आहत होकर एक नाबालिग बेटे ने आत्महत्या कर ली। पिता ने बेटे को ठीक से पढ़ने के लिए डांटा था। बेटे ने डांट से नाराज होकर कमरे में जाकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब पिता ने बेटे को फंदे पर लटका देखा तो वो पूरी तरह टूट गए और दहाड़ मारकर रोने लगे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह घटना दिखाती है कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कितना गंभीर परिणाम ला सकता है।
सशस्त्र बल अधिकरण की लखनऊ पीठ ने 82 वर्षीय बुजुर्ग सूबेदार मेजर लक्ष्मण सिंह को दिव्यांगता पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन न देने पर रक्षा मंत्रालय पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मंत्रालय के इस गलत फैसले को पलटते हुए पेंशन जारी करने का सख्त निर्देश दिया। आदेश का अनुपालन न करने पर अधिकरण ने रक्षा मंत्रालय पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अधिकरण ने मंत्रालय को 17 नवंबर तक आदेश का पालन कर सूचित करने का निर्देश दिया है। आज मंगलवार 4 नवंबर 2025 से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र की 2 प्रतियां वितरित करना शुरू करेंगे। यह अभियान मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए चलाया जा रहा है। BLO मतदाताओं को प्रपत्र भरने में मदद करेंगे। प्रपत्र में जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर और माता पिता, पति या पत्नी का विवरण भरना होगा। गणना प्रपत्र वितरित करने और भरे हुए प्रपत्र वापस लेने की समय सीमा 4 दिसंबर 2025 है। सही जानकारी देकर नागरिक मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने में सहयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ के पौष इलाके डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने 72 फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को सौंपेंगे। ये फ्लैट सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए बनाए गए हैं। प्रत्येक फ्लैट की कीमत लगभग 10.70 लाख रुपए है और इनका क्षेत्रफल करीब 36.65 वर्ग मीटर है। इस प्राइम लोकेशन पर घर मिलने का अवसर उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा जिनका चयन मंगलवार को लॉटरी के माध्यम से किया गया। इन फ्लैट्स में बिजली, स्वच्छ जल आपूर्ति और दोपहिया वाहनों की पार्किंग जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। करीब 8,000 लोगों ने इन 72 फ्लैटों के लिए आवेदन किया था। यह कदम योगी सरकार की माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है, जिसके तहत मुक्त कराई गई जमीन का उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र के बसही जरमेजरपुर गांव में एक सनसनीखेज वारदात हुई है। सोमवार देर रात मंगलवार तड़के रामजीत यादव उम्र लगभग 50 वर्ष की सोते समय अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रामजीत यादव अपने घर के बरामदे में चारपाई पर सो रहे थे, तभी रात करीब 2:30 बजे हमलावरों ने उन पर साइलेंसर लगे तमंचे से गोली चलाई। परिजनों ने उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP डॉक्टर अनिल कुमार फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया है। फिलहाल हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए सौरभ उर्फ सोनू हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के पिता ने युवक की हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। मुख्य आरोपी, जो प्रेमिका का पिता है, ने अपने बेटे और दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। हत्या के लिए दानिश नामक आरोपी को 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। दानिश ने पैसे की जरूरत का बहाना बनाकर सौरभ से उसका फोन गिरवी रखवाया, फिर फोन वापस देने के बहाने उसे गांव के बाहर बुलाया। जब सौरभ वहां पहुंचा तो आरोपी उसे पार्टी करने के बहाने दूसरे रास्ते पर ले गए और चाकू तथा गोली से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान प्रेमिका के पिता पुत्र समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 5 घायल हो गए। पुलिस की तत्परता से इस ऑनर किलिंग जैसे मामले का पर्दाफाश हो सका। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में आयोजित गंगा मेले के दौरान किसानों और मजदूरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन की गलत नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इन्हीं कारणों से शुकतीर्थ मेले का स्वरूप लगातार घटता जा रहा है। टिकैत ने कहा कि जब तक मेले में किसान और मजदूर नहीं आएंगे, तब तक मेला फीका रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुकानदारों के लिए उचित व्यवस्था का अभाव है, जिसके कारण वे मेले से दूर हो रहे हैं। उन्होंने आश्रमों में ग्रामीण लोगों के पारंपरिक रूप से ठहरने की व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया। टिकैत ने किसानों को एकजुट होकर अपनी समस्याओं के लिए लड़ने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए आह्वान किया। उनका बयान मेले के आयोजन और प्रबंधन पर सवाल उठाता है। गुलाब घाटी में बनने वाले बाईपास मोटर मार्ग से पहाड़ी किसानों, पर्यटकों और जमरानी बांध परियोजना को बेहतर सुविधा मिलेगी। यह मार्ग काठगोदाम रानीबाग पर लगने वाले भीषण जाम की समस्या को समाप्त करेगा। किसानों को अपनी फसल मंडी तक पहुंचाने में आसानी होगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। पर्यटकों की यात्रा सुगम होगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जमरानी बांध परियोजना के निर्माण के लिए सामग्री ले जाने में भी यह बाईपास अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा, जिससे कार्य तेजी से पूरा होगा। यह परियोजना भीमताल क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास कदम है।
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा कर दी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2025 रखी गई है। नामांकन पत्र 10 नवंबर 2025 से भरे जा सकेंगे। मतदान की तारीख 2 दिसंबर 2025 है। मतगणना 3 दिसंबर 2025 को होगी। इन चुनावों के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 7 लाख मतदाता शामिल होंगे। ये घोषणा सुप्रीम कोर्ट के 31 जनवरी 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बनारस स्टेशन पर लगभग 3000 काशीवासियों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम स्थानीय नागरिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का अवसर है। प्रधानमंत्री जी विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे और नागरिकों की समस्याओं व सुझावों को सुनेंगे। इसमें लगभग 150 गणमान्य व्यक्तियों सहित कुल 3000 लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के आगमन पर जोरदार स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए 6 स्थान निर्धारित किए गए हैं। ये दौरा काशी के विकास और विरासत के मंत्र को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने आज 4 नवंबर 2025 शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा कर दी है। 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। इन निकायों के लिए 2 दिसंबर 2025 को मतदान होगा और परिणाम 3 दिसंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे। चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये चुनाव लंबे समय से लंबित थे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। यह घोषणा महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियों को तेज करेगी।